नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। अपन बात कर रहे थे आपके विज्ञान के छठे पाठ यानी रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उत्प्रेरक के बारे में। पाठ को अपने अच्छी तरह समझ लिया था। आज अपन इसके करेंगे प्रश्न उत्तर। तो अगर आपने पाठ को अच्छी तरह समझा है तो निश्चित तौर पे आपको किसी भी प्रश्न के उत्तर लिखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर फिर भी दिक्कत आ रही है तो आपको इस तरह से उत्तर बता दिया जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद में आपको प्रश्न का उत्तर लिखने में, इसमें जो प्रश्न उत्तर है उसको लिखने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। यानी आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी इसके साथ में और आपको बहुत सारे डाउट्स हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे। तो देखते हैं इसका एक एक प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। पहले अगर आपने पीछे वाले जो चैप्टर को नहीं समझा है तो इसको हो सकता है इसको समझने में थोड़ी मुश्किल आ सकती है, लेकिन अगर आपने पीछे वाला नहीं देखा है वो देखकर आप इस वीडियो को देखोगे तो निश्चित तौर पे आपको इस प्रश्न को लिखने में, किसी भी प्रश्न को लिखने में, कोई उत्तर लिखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो देखते हैं इसको एक एक प्रश्न। सबसे पहला जो प्रश्न दिया हुआ है ये वो है जो बहुचयनात्मक यानी इसके 4 ऑप्शन वाले उत्तर हैं, ठीक है, लेकिन अपन सीधा इसका उत्तर ही लिखेंगे। पहला दिया FeCl3 से FeCl2 में परिवर्तित क्या कहलाता है? परिवर्तन यानी FeCl3, Cl3 यहां देखो क्लोरीन 3 अणु है, यहां क्लोरीन के 2 अणु, क्लोरीन क्या हो गया? कम हो गया, यानी विद्युत ऋणी। क्लोरीन के ऊपर कौन सा आवेश होता है? माइनस आवेश। जो क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन के ऊपर होता है माइनस आवेश और विद्युत ऋणी तत्वों का निकलना क्या कहलाता है? विद्युत ऋणी तत्वों का निकलना अपचयन कहलाता है। क्या कहलाता है? आपने पढ़ा था विद्युत ऋणी तत्वों का निकलना, यहां पर क्या हो जाएगा? अपचयन। तो पहला जो उत्तर है इसका परिवर्तन क्या कहलाता है? तो वो परिवर्तन कहलाता है अपचयन कहलाता है। दूसरा प्रश्न देखते हैं, एक पदार्थ का छोटे सरल अणुओं में टूटता है तो वह अभिक्रिया कौन सी होगी? यानी एक पदार्थ, एक अभिकारक 2 या 2 से अधिक क्या होते हैं उत्पादों में टूटता है तो वो कौन सा होता है? अपघटनीय अभिक्रिया जिसको कहते हैं, अपघटनीय अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूटकर क्या होता है? 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाता है, उसे अपघटनीय अभिक्रिया कहते हैं। तीसरा प्रश्न देखते हैं, इलेक्ट्रॉन त्यागने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो इलेक्ट्रॉन, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन त्यागा जाता है वो कहलाते हैं अपचायक। यानी जिसके अंदर क्या होता है? होता तो ऑक्सीकरण है, तो जिन पदार्थों के अंदर ऑक्सीकरण होता है उसको क्या कहते हैं? अपचायक कहते हैं, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे? अपचायक। अगला है, दोनों दिशाओं में होने वाली अभिक्रिया कहलाती है। दोनों दिशाओं में जो अभिक्रिया चलती है वो कौन सी कहलाती है अभिक्रिया? उत्क्रमणीय अभिक्रिया। उत्क्रमणीय अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया होती है जो दोनों दिशाओं में चलती है। दोनों दिशाओं में चलने वाली अभिक्रिया उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया हुआ है, अभिक्रिया का वेग बढ़ाने वाले होते हैं। अभिक्रिया का वेग कौन बढ़ाते हैं? वेग को बढ़ाते हैं और घटाते हैं जो उत्प्रेरक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उत्प्रेरक। अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? उत्प्रेरक कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, एंजाइम होते हैं। एंजाइम होते हैं, उत्प्रेरक होते हैं, अपने को पता है, लेकिन किस प्रकार के उत्प्रेरक होते हैं? जैव उत्प्रेरक जो भी होते हैं वो एंजाइम भी कहा जाता है। जैव उत्प्रेरक, जैव उत्प्रेरक को एंजाइम भी कहा जाता है। ये अपने समझा था जैव उत्प्रेरक जब पढ़ा था। अगला देखो प्रश्न दिया है, 2Mg+O2 MgO, ठीक है। यहाँ Mg मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। प्रश्न क्या पूछा हुआ है? इस अभिक्रिया में मैग्नीशियम धातु हो रही है, मैग्नीशियम धातु में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो मैग्नीशियम धातु क्या हो रही है? ऑक्सीकृत हो रही है। क्या हो रही है? ऑक्सीकृत, क्योंकि इसके अंदर क्या हो रहा है? ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। मतलब इसके अंदर ऑक्सीकरण हो रहा है, यानी ऑक्सीकृत हो रही है। उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? उत्क्रमणीय अभिक्रिया यानी जो दोनों दिशाओं में चलती है, तो इसके लिए कौन से चिन्ह का प्रयोग करते हैं? ऐसे चिन्ह का, जो दोनों दिशाओं में होते हैं, इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए, दोनों दिशाओं में जो होता है। इसके बाद अगला जो प्रश्न है वह अभिक्रिया जो बनने वाले उत्पाद से ही उत्प्रेरित हो जाती है। यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्या करता है? जो उत्पाद बनता है वही उत्प्रेरक का कार्य करने लग जाता है, तो उस अभिक्रिया कहलाती है स्वतः उत्प्रेरित। यानी अभिक्रिया पूछी है, अगर उत्प्रेरक पूछता तो कौन सा होता है? स्वतः उत्प्रेरक। लेकिन यह अभिक्रिया कौन सी होगी? वो अभिक्रिया कहलाती है स्वतः उत्प्रेरित अभिक्रिया। क्या होती है? स्वतः उत्प्रेरित, ठीक है। अगला जो प्रश्न है, लास्ट प्रश्न बहुचयनात्मक का, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ऊष्मा क्या होती है? ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी
तो ऊष्माक्षेपी में होता है ऊष्मा का निकलना, ऊष्मा का निकलना, यानी जिस अभिक्रिया से ऊष्मा निकलती है वो कहलाती है ऊष्माक्षेपी, और ऊष्मा का अवशोषण करना वो कहलाती है ऊष्मा अवशोषी अभिक्रिया। ठीक है, जो अपने, तो ये थे आपके पूरे बहुचयनात्मक प्रश्न जो 1 से लगाकर 10 प्रश्न है। ऑप्शन से आंसर देना है तो आप इसको इस तरह से आंसर दे सकते हैं। इसके बाद देखते हैं अपन अति लघुत्तरात्मक प्रश्न, यानी जिसका उत्तर एक लाइन में या एक शब्द में दिया जाता है। तो देखते हैं पहला जो प्रश्न है, यानी 11वां नंबर प्रश्न है और अति लघुत्तरात्मक का पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है, रासायनिक परिवर्तन में, रासायनिक परिवर्तन से क्या समझते हैं या रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं। तो अपने पाठ के शुरू में ही पढ़ा था भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन वे परिवर्तन जिससे पदार्थ के रासायनिक संगठन और रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जिसमें पदार्थ के रासायनिक संगठन और रासायनिक गुणों में क्या होता है, परिवर्तन होता है। यानी सीधा सा लिख सकते हैं, जब पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, दूसरा जो प्रश्न दिया है, वनस्पति तेल से वनस्पति घी में परिवर्तित करने वाले उत्प्रेरक का नाम बताना है आपको। कौन सा उत्प्रेरक काम में लिया था जब वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण करके वनस्पति घी में बदला था। तो उस उत्प्रेरक का नाम क्या था, आपको याद होगा, निकल, Na, जिसको अपन क्या बोलते हैं, निकल का उपयोग किया गया था। वनस्पति तेल को वनस्पति घी में बदलने के लिए जो उत्प्रेरक काम में आता है वो होता है निकल। इससे अगला प्रश्न है, उत्प्रेरण कितने प्रकार के होते हैं, नाम बताइए। अब देखो, अपने उत्प्रेरक पढ़ा था और लास्ट में कहा था इस क्रिया को उत्प्रेरण कहते हैं, और उत्प्रेरण में 2 प्रकार पढ़े थे। ठीक है, तो कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार। कौन कौन सा, पहला होता है समांगी, समांगी उत्प्रेरण, और दूसरा जो प्रकार होता है वो होता है विषमांगी उत्प्रेरण, विषमांगी उत्प्रेरण। तो ये 2 प्रकार हैं उत्प्रेरण के, समांगी उत्प्रेरण और विषमांगी उत्प्रेरण। इससे अगला प्रश्न आपको दिया है, Zn प्लस CuSO4 यानी जिंक प्लस कॉपर सल्फेट की अभिक्रिया कराने पर जिंक सल्फेट और कॉपर बनता है, किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है। ये कौन सी प्रकार की अभिक्रिया है, तो अपने को पता है ये क्या कर रहा है, जिंक इस कॉपर को विस्थापित कर रहा है और इसकी जगह खुद आ गया। तो ये कौन सी है, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, देखो ये विस्थापन भी है और इसको क्या कह सकते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया भी कह सकते हैं, क्योंकि देखो यहाँ जिंक के साथ क्या था, अकेला था, और यहाँ जिंक के साथ ऑक्सीजन भी आया है, तो ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। यहाँ कॉपर के साथ ऑक्सीजन था, यहाँ पे नहीं है, तो ये अपचयन। तो ऑक्सीकरण अपचयन या रेडॉक्स अभिक्रिया भी है और विस्थापन अभिक्रिया भी है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है वो देखते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया का एक उदाहरण दे। इसीलिए मैंने ये समझाया था कि ये क्या है, ऑक्सीकरण अपचयन या रेडॉक्स अभिक्रिया भी है। तो चाहे तो आप ये ही उदाहरण लिख सकते हैं, जैसे Zn प्लस CuSO4। अब देखो ये रेडॉक्स अभिक्रिया कैसे हुई, यहाँ जिंक अकेला है और यहाँ जिंक के साथ देखो ZnSO4, ऑक्सीजन आ गया इसके साथ। यहाँ कॉपर के साथ ऑक्सीजन था, यहाँ से हट गया, सिर्फ कॉपर बचा है। तो ये एक रेडॉक्स अभिक्रिया का भी उदाहरण है और ये विस्थापन अभिक्रिया का भी उदाहरण है। अगला जो प्रश्न है वो दिया है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो आपने पढ़ा था उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। उत्क्रमणीय अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक क्रिया करके उत्पाद में बदलते हैं और उत्पाद पुनः क्रिया करके किसमें बदल जाते हैं, अभिकारक में बदल जाते हैं। इसे क्या कहते हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। और उत्क्रमणीय अभिक्रिया आपको पता है दोनों दिशाओं में चलती है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या करती है, दोनों दिशाओं में चलती है। तो देखो इसका उत्तर क्या होगा, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक से उत्पाद तथा उत्पाद से पुनः अभिकारक प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात जो दोनों दिशाओं में चलती है उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, आपको 1 नंबर के हिसाब से थोड़ा छोटा करके बनाया इसको, बाकी आप चाहें तो पूरा वो भी पूरी परिभाषा भी लिख सकते हैं कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक क्रिया करके उत्पाद में बदलते हैं और उत्पाद पुनः क्रिया करके अभिकारक में बदल जाते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। और उत्क्रमणीय अभिक्रिया दोनों दिशाओं में चलती है। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्प्रेरक वर्धक और उत्प्रेरक विष के क्या कार्य हैं। यहां पर आपको 2 बताना, उत्प्रेरक वर्धक। तो देखो अपन दोनों के कार्य लिख देते हैं। पहला लिखते हैं उत्प्रेरक वर्धक के और फिर लिखेंगे उत्प्रेरक
विष के। वैसे तो आपको नाम से ही मैंने कहा था, याद रखना है इसको। पहला उत्प्रेरक वर्धक। उत्प्रेरक वर्धक क्या करता है? उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ाता है, ध्यान रखना। उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ाता है। उत्प्रेरक वर्धक क्या करता है? उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ाता है। और उत्प्रेरक विष क्या करता है? उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को क्या कर देता है? घटा देता है या कम कर देता है। कम कर देता है या कम करता है, ठीक है। उत्प्रेरक वर्धक जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ा देते हैं, और उत्प्रेरक विष जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को कम कर देते हैं। तो ये थे अति लघुत्तरात्मक कुछ प्रश्न। इसके बाद में आगे देखते हैं अति लघुत्तरात्मक प्रश्न है। अगला जो प्रश्न है, अम्ल व क्षार की परस्पर अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? यानी अम्ल और क्षार जो आपस में अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल बनता है, अपने को उसको पता है। उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो अपने को पता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया। उस अभिक्रिया को कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया, ठीक है। अगला जो प्रश्न है, वेग के आधार पर अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है? तो वेग के आधार पर अपने दो प्रकार पढ़े थे। कौन कौन से? दो प्रकार हैं। पहला है तीव्र अभिक्रिया, तीव्र अभिक्रिया, और दूसरा है मंद अभिक्रिया, मंद अभिक्रिया। एक होती है तीव्र अभिक्रिया और एक होती है मंद अभिक्रिया। इसके बाद अगला प्रश्न है, अगला जो प्रश्न है, ताप अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण दे। ताप अपघटन, ताप का मतलब क्या होता है? गर्म करना, या फिर उष्मा का कह सकते हैं, उष्मीय अपघटन। तो ताप अपघटन या उष्मीय अपघटन में अपने एक उदाहरण पढ़ा था, कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म करते हैं, इसका मतलब त्रिभुज का चिन्ह का मतलब गर्म करने पर क्या बनता है? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, ठीक है। तो ये किसका उदाहरण है? कौन सी अभिक्रिया है? ये ताप अपघटन अभिक्रिया है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, किसी अभिक्रिया में उत्प्रेरक का क्या कार्य होता है? उत्प्रेरक का कार्य तो अपने को पता है, उत्प्रेरक क्या करता है? रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता और घटाता है। तो लिखेंगे उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करता है। परिवर्तित करता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा कि उत्प्रेरक क्या करता है? रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करता है, यानी वेग बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। अगला है, रासायनिक अभिक्रिया के संतुलन का आधारभूत सिद्धांत क्या है? यानी रासायनिक अभिक्रिया को किस तरह से संतुलित करते हैं? तो अपने को पता है, जो अभिकारकों एवं उत्पादों के अणुओं की संख्या को बढ़ा या घटाकर संतुलित किया जाता है। इसे क्या कहते हैं? हिट एंड ट्रायल विधि, या जिसको कहते हैं अनुमान विधि, जिसको अनुमान विधि भी कहते हैं। यानी अभिकारक और उत्पादों की अणुओं की संख्या को बढ़ा और घटाकर अपन क्या करते हैं? अभिक्रिया को संतुलित करते हैं, जिसको अनुमान विधि भी कहा जाता है। अगला है, रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो रेडॉक्स अभिक्रिया आपने पढ़ा था, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों होते हैं, साथ साथ होते हैं, उसे क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया। यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं, दोनों क्या होते हैं? साथ साथ होते हैं, उसे क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण भी होता है और अपचयन भी होता है, तो वो क्या कहलाती है? रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। ये 1 नंबर के हिसाब से करें, अगर ये 2 या 3 नंबर में आता तो फिर अपन इसको पूरा समझाते और इसका उदाहरण भी समझाते। अगला प्रश्न है, कोयले का दहन कौन सी अभिक्रिया है? कोयले का दहन, कोयला क्या होता है? कार्बन, और अभिक्रिया क्या होगी? ऑक्सीजन जलाने के लिए क्या बनेगा? CO2। देखो, कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहे हैं? CO2।
तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रही है, ठीक है, तो इसको ऑक्सीकरण भी कह सकते हैं, ठीक है। या फिर दूसरा नाम देखो, दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बना रहे हैं, तो संयुग्मन अभिक्रिया बी है ये, संयुग्मन अभिक्रिया। देखो कौन कौन सा हो गया, एक तो हो गया ऑक्सीकरण भी कह सकते हैं, या फिर इसको संयुग्मन अभिक्रिया भी कहते हैं, दोनों में से आप कोई भी एक लिख सकते हो। अगला है अंतिम जो अति लघुतरात्मक प्रश्न है, परबल अम्ल तथा परबल क्षार के मध्य अभिक्रिया कराने पर विलयन की पीएच कितनी होती है। जो अपने 5वें पार्ट में समझा था, परबल अम्ल और परबल क्षार जब क्रिया करते हैं तो उसका जो लवण होता है उसका पीएच कितना होता है, तो 7 होता है। जब परबल अम्ल और परबल क्षार अभिक्रिया करते हैं तो इसका पीएच कितना होता है, जो पीएच होगा वो कितना होगा, 7। कितना होता है, 7। चाहे परबल अम्ल और परबल क्षार क्रिया करे, चाहे दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार क्रिया करे, उनका जो लवण विलयन का पीएच कितना होता है, जो विलयन होता है उसका पीएच होता है 7, यानी पूर्णतः उदासीन होता है, ठीक है। तो ये थे आपके सारे के सारे अति लघुतरात्मक प्रश्न। अति लघुतरात्मक के बाद में अब देखते हैं लघुतरात्मक प्रश्न। तो पहला जो लघुतरात्मक प्रश्न है वो ये दिया है, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन में अंतर लिखो। तो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में आपको अंतर बताने हैं। तो देखो अंतर आप इस टेबल से, मैंने आपको पहले भी बताया, जब भी आपको अंतर लिखना हो एक टेबल बनाकर लिखिए ताकि अच्छा इंप्रेशन पड़े। तो देखो इधर लिख लिया भौतिक परिवर्तन और इधर रासायनिक परिवर्तन, बिल्कुल आपको आसानी से याद भी है। भौतिक परिवर्तन यानी भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन मतलब रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है पदार्थ के। दूसरा है ये क्या होते हैं, भौतिक परिवर्तन अस्थायी होते हैं, ये स्थायी होते हैं। ये जो परिवर्तन होते हैं उत्क्रमणीय उत्क्रमणीय परिवर्तन होते हैं और ये अनुत्क्रमणीय होते हैं, मतलब ये दोनों दिशाओं में चलते हैं और ये एक दिशा में। अगला जो है इसमें नया पदार्थ नहीं बनता है, इसमें नया पदार्थ बनता है। और उदाहरण में जैसे बर्फ से पानी और इसमें जैसे दूध से दही बना, तो बर्फ से पानी है तो पानी से वापस बर्फ बनाया जा सकता है, जबकि दूध से दही बनने के बाद में दही से दूध वापस नहीं बनाया जा सकता। तो ये था भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन में अंतर। अगला प्रश्न देखते हैं, संयुग्मन व अपघटनीय अभिक्रियाओं को एक एक उदाहरण के साथ लिखें, यानी इनकी परिभाषा भी लिखनी है और साथ में एक एक उदाहरण भी लिखना है। तो देखते हैं पहला संयुग्मन अभिक्रिया। संयुग्मन अभिक्रिया आपने पढ़ा था, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर क्या करते हैं, एक उत्पाद बनाते हैं, उसे अपन क्या कहते हैं, संयुग्मन अभिक्रिया कहते हैं। तो देखो ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं उसे संयुग्मन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे अपन लिखें C+O2 क्या होता है, CO2। देखो अभिकारक 2 हैं, उत्पाद एक ही है, तो ये कौन सी अभिक्रिया होगी, संयुग्मन अभिक्रिया। आप कोई दूसरा उदाहरण याद है तो आप दूसरा भी लिख सकते हैं जिसमें अभिकारक 2 या 2 से अधिक होने चाहिए लेकिन उत्पाद एक ही होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगला है अपघटनीय अभिक्रिया। अपघटनीय अभिक्रिया क्या होती है, बिल्कुल संयुग्मन अभिक्रिया का उल्टा होती है। तो इसमें अंतर भी पूछा जा सकता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो देखो कौन सी होती है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाता है उसे क्या कहते हैं, अपघटनीय अभिक्रिया कहते हैं। तो देखो क्या लिखा है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूटकर 2 या अधिक उत्पाद बनाते हैं उसे अपघटनीय अभिक्रिया कहते हैं। जैसे अपन देखो एक उदाहरण लेते हैं, सिंपल सा उदाहरण है, जैसे अपने उदाहरण लिया था CaCO3 वाला, उसमें अपघटन के अंदर तो क्या बनेगा, CaO+CO2, ठीक है। आपको कोई दूसरा याद है तो वो भी लिख सकते हैं, जो भी आपको याद हो वो लिख सकते हैं। देखो अभिकारक कितना है, 1 है, उत्पाद कितने बने, 2, तो ये क्या होगी, अपघटनीय अभिक्रिया। तो ये था आपका अगला जो नेक्स्ट 2 लघुतरात्मक प्रश्न 26वां और 27वां। इसके बाद देखते हैं जो अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 28 आपको दिया है, सिल्वर नाइट्रेट की अभिक्रिया पोटेशियम क्लोराइड से कराने पर सिल्वर क्लोराइड और पोटेशियम नाइट्रेट बनता है। तो आपको यह बताना है कि उपरोक्त अभिक्रिया किस प्रकार की है, अभिक्रिया का नाम लिखना है, ठीक है, और साथ में इसको क्या करना है, समझाना भी है, यानी किस तरह से हुआ है। तो सबसे पहले देखो इसमें क्या हो रहा है, आयनों का आदान प्रदान हो रहा है। देखो यहाँ सिल्वर नाइट्रेट है, ठीक है, यहाँ से नाइट्रेट और इससे पोटेशियम क्लोराइड से क्लोराइड, दोनों क्या हुए, आपस में आदान प्रदान हुए और यहाँ पर क्या बना, सिल्वर क्लोराइड और यहाँ पर पोटेशियम नाइट्रेट बना। तो ये अभिक्रिया होती है द्विविस्थापन, यानी जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, क्या कहलाती है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। अब थोड़ा सा इसको समझा देते हैं, क्या है समझाने का। तो देखो इसमें क्या होता है, सिल्वर नाइट्रेट
में नाइट्रेट आयन, सिल्वर नाइट्रेट से क्या हुआ, नाइट्रेट आयन, और पोटेशियम क्लोराइड से क्लोराइड आयन, दोनों क्या हो गया, विस्थापन हो गया। दोनों के विस्थापन से क्या क्या बना, देखो एक तो बना है सिल्वर क्लोराइड और दूसरा बना है पोटेशियम नाइट्रेट बना है। एक तो बना, देखो दोबारा से समझते हैं, देखो सिल्वर नाइट्रेट से क्या हुआ, नाइट्रेट आयन, और पोटेशियम क्लोराइड से क्लोराइड आयन दोनों विस्थापित हो गए, और विस्थापन होने से नया जो पदार्थ बने हैं वो है सिल्वर क्लोराइड और पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, ये बने हैं। तो इस तरह से आपको समझाना है। तो ये लिखा देखो इसमें सिल्वर नाइट्रेट से नाइट्रेट आयन और पोटेशियम क्लोराइड से क्लोराइड आयन आयनों के विस्थापन करते हैं तथा क्या होते हैं, परिणाम स्वरूप सिल्वर क्लोराइड और पोटेशियम नाइट्रेट बनता है। तो आपको इस तरह से समझाना है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है वो देखते हैं, ऑक्सीकरण व अपचयन को इलेक्ट्रॉनिक आदान प्रदान के आधार पर समझाइए। यानी सीधा नहीं पूछा इसमें ऑक्सीकरण अपचयन किसे कहते हैं, इसने पूछा है इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान के आधार पर आपको समझाना है। ठीक है, तो आपने पढ़ा था ऐसी अभिक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, कोई तत्व परमाणु आयन या अणु क्या करता है, इलेक्ट्रॉन त्यागता है, तो उसे क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं। यानी जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकलता है उसे क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं। जैसे ये सोडियम परमाणु है, ठीक है, यहां से इसके अंदर से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो सोडियम आयन बन गया। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का त्यागना, यहां देखो सोडियम के साथ एक ही सोडियम से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर दिया, त्याग दिया। तो इलेक्ट्रॉन त्यागना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। उसका अपचयन क्या हो जाएगा, बिल्कुल उल्टा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन त्यागना तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना। तो लिखेंगे ऐसी अभिक्रिया जिसमें तत्व परमाणु आयन या अणु इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, उसे क्या कहते हैं, अपचयन कहते हैं। ठीक है, ऐसी अभिक्रिया अपचयन कहलाती है। और जिसके अंदर से इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, त्यागते हैं, वो क्या कहलाती है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। इसका उदाहरण देखो, क्लोराइड के साथ एक इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, क्लोराइड के साथ एक इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, इसने ग्रहण किया, इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन जुड़ा तो ये क्लोराइड आयन बन गया। आयन किसे कहते हैं, जिसके ऊपर प्लस या माइनस आवेश लगा होता है वो बन जाता है आयन। ये अभी तक क्या है, क्लोराइड परमाणु है। ठीक है, लेकिन जैसे ही इसके अंदर क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन ऐड होगा यानी जुड़ेगा तो ये क्लोराइड आयन बन जाएगा, यानी एक इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण कर लिया। तो ये थे इसके आगे नेक्स्ट जो लघुत्तरात्मक प्रश्न थे 28 और 29 नंबर। इसके बाद देखते हैं अगला जो लघुत्तरात्मक प्रश्न है 30वां प्रश्न, उत्प्रेरक कितने प्रकार के होते हैं लिखें। यानी उत्प्रेरक को आपको बताना है कितने प्रकार के, उसके लिखना है। तो मेनली जो उत्प्रेरक है दो प्रकार के, जो अवस्था के आधार पर है, समांगी उत्प्रेरक और विषमांगी उत्प्रेरक। ये जिस नंबर से मान लो 3 नंबर का प्रश्न आता है तो आपको 2 ही लिखने हैं। ठीक है, और आपसे पूछ ले क्रिया के आधार पर तब वो लिखने हैं। सीधा पूछे उत्प्रेरक कितने प्रकार के होते हैं तो आपको 2 ही लिखना है, समांगी और विषमांगी। परिभाषा आपको पता है, समांगी उत्प्रेरक किसे कहते हैं, जब रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक, उत्पाद और उत्प्रेरक तीनों की भौतिक अवस्था समान होती है उसे क्या कहते हैं, समांगी उत्प्रेरक कहते हैं। जैसे उदाहरण दिया है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, ये भी गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, और यहाँ पर उत्प्रेरक यूज किया नाइट्रस ऑक्साइड, ये भी गैस है, और जो उत्पाद बना है ये भी गैस है। यानी अभिकारक, उत्पाद और उत्प्रेरक की तीनों की भौतिक अवस्था समान होती है तो उसे अपन क्या कहते हैं, समांगी उत्प्रेरक कहते हैं। अगला देखो दूसरा है विषमांगी उत्प्रेरक। दूसरा जो प्रकार है विषमांगी उत्प्रेरक, जिसमें अभिकारक और उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था समान नहीं होती है। यानी जब रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद की भौतिक अवस्था समान नहीं होती है उसे अपन क्या कहते हैं, विषमांगी उत्प्रेरक कहते हैं। ठीक है, इसका जो उदाहरण देखो, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में अभिक्रिया करते हैं, दोनों ही गैस है, लेकिन जो उत्प्रेरक यूज किया है वो क्या है, सॉलिड यानी ठोस है। ठीक है, और जो गैस बन रही है वो अमोनिया बन रही है। ठीक है, तो ये गैस है, लेकिन जो उत्प्रेरक, बाकी भौतिक अवस्था समान है, लेकिन जो उत्प्रेरक यूज किया है उसकी भौतिक अवस्था क्या है, अलग है। तो देखो भौतिक उत्प्रेरक और जो अभिकारक है उनकी भौतिक अवस्था अलग अलग है या भिन्न भिन्न है, इसलिए इसको विषमांगी उत्प्रेरक कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। आपको दिया अपघटनीय अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है, वर्णन करो। तो अपघटनीय अभिक्रिया आपने पढ़ी थी, मेनली 3 प्रकार की होती है। पहले तो देखो अपघटन की आपको परिभाषा पूछे तो क्या होती है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूटकर क्या बनाता है, एक अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाते हैं, उसे अपघटनीय अभिक्रिया कहते हैं। अब देखो मैंने यहाँ उदाहरण लिखा है, आपकी परिभाषा मैं आपको बता देता हूँ बोल के, इसी तरह आपको लिखनी है, बहुत ही आसान सी है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अपघटन विद्युत द्वारा होता है उसे विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अपघटन किसके द्वारा होता है, विद्युत द्वारा, तो उसे विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण में जैसे देखो सोडियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन करते हैं तो सोडियम और क्लोरीन गैस बनती है, तो ये विद्युत द्वारा अपघटन होता है, तो इसलिए इसको विद्युत अपघटन कहते हैं। दूसरा देखो उसमें अपघटन, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अपघटन
ऊष्मा द्वारा होता है या ताप द्वारा होता है उसे ऊष्मीय अपघटन कहते हैं। जैसे देखो ये सारी अपघटन अभिक्रिया है, एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद में बदल रहा है, ठीक है। यहां पर देखो ये त्रिभुज का निशान, ये क्या बताता है, ऊष्मा को, यानी गर्म करने से। कैल्शियम क्लोराइड को गर्म करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, ठीक है। ये हो गया उसमें अपघटन। प्रकाशीय अपघटन, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अपघटन प्रकाश द्वारा होता है उसे प्रकाशीय अपघटन कहते हैं। ये आपको परिभाषा लिखनी है, फिर उदाहरण लिख देना है। 2HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड का प्रकाश के द्वारा अपघटन होता है तो हाइड्रोजन और ब्रोमाइड ब्रोमीन गैस बनते हैं। तो ये था इसका 31वां और 31वां लघुत्तरात्मक प्रश्न। इसके बाद देखते हैं अगला लघुत्तरात्मक प्रश्न है 32वां। क्लोरोफॉर्म में कुछ मात्रा में एथिल अल्कोहल मिलाकर क्यों रखा जाता है। अपने पाठ के अंदर पढ़ा था, जब अपन मंद अभिक्रिया पढ़ी थी उसके अंदर ये चीज पढ़ी थी कि इसके अंदर क्या होता है, कुछ मात्रा में अल्कोहल एथिल अल्कोहल मिलाकर रखा जाता है। क्यों रखा जाता है, क्योंकि क्लोरोफॉर्म क्या होता है, वायु में जो खुली ऑक्सीजन होती है उससे अभिक्रिया करके एक विषैला पदार्थ बनाता है जिसे फॉस्जीन कहते हैं। ये फॉस्जीन क्या होता है, विषैला पदार्थ होता है, ठीक है। तो उसी की अभिक्रिया को मंद करने के लिए इसमें एथिल अल्कोहल या एथेनॉल मिलाया जाता है ताकि वो अभिक्रिया क्या हो, धीमी गति से हो और जो विषैला पदार्थ धीरे धीरे बने, ठीक है। तो देख लेते हैं इसका क्या लिखा है। क्योंकि क्लोरोफॉर्म वायु में ऑक्सीजन से स्वतः क्रिया करके ऑक्सीकृत हो जाता है, मतलब उससे ऑक्सीकरण कर लेता है, ठीक है। और विषैली गैस फॉस्जीन बनती है। और विषैली गैस कौन सी बनती है, फॉस्जीन बनती है। अतः इस अभिक्रिया को मंद करने के लिए इसमें थोड़ी मात्रा में एथेनॉल भी कहते हैं, जिसको एथिल अल्कोहल भी कहते हैं, मिलाया जाता है, ठीक है। अगला जो प्रश्न है वो है दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार। नाम देखेंगे, दुर्बल अम्ल, दुर्बल का मतलब कमजोर अम्ल, और प्रबल क्षार मतलब ताकतवर क्षार से बने लवण का जलीय विलयन क्षारीय होता है। क्यों होता है ये आपको बताना है। अब देखो, अम्ल क्या है, दुर्बल है मतलब कमजोर है, जबकि क्षार क्या है, प्रबल है। मतलब अम्ल के अंदर क्या है, H+ आयन कम है, जबकि क्षार के अंदर H+ आयन ज्यादा है। तो वो दोनों जैसी अभिक्रिया करेंगे लवण में, तो जैसे जितने अम्ल के अंदर H+ आयन है वो उतने OH- आयन से क्या कर लेंगे, लवण बना लेंगे। लेकिन कुछ मात्रा में क्या होगा, उसके अंदर जो OH- आयन है वो क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे, ठीक है। पूर्णतः उसको क्या होंगे, नहीं होंगे, क्योंकि जितने देखो प्रबल अम्ल है, दुर्बल अम्ल है, ठीक है, दुर्बल अम्ल है तो इसके अंदर क्या है, H+ आयन क्या है, कम है। तो जितनी मात्रा में ये है ना उतनी मात्रा में OH आयन इसे अभिक्रिया करेंगे, OH- आयन। लेकिन OH आयन- प्रबल है मतलब ताकतवर है, मतलब बहुत ज्यादा है, इनकी मात्रा ज्यादा है, तो इनके आपस में मिलकर लेकिन कुछ मात्रा में फिर भी क्या रह जाएंगे, OH- आयन रह जाएंगे, ठीक है। जिसके कारण क्या होता है, अब जो विलयन बनेगा वो कैसा बनेगा, OH आयन अभी भी इसके अंदर है तो विलयन क्षारीय होगा, ठीक है। तो जो वो विलयन बनेगा वो क्या होगा, क्षारीय होगा, और उसका पीएच का मान क्या होगा, 7 से अधिक होगा, क्योंकि क्षार का मान क्या होता है, 7 से अधिक होता है, ठीक है। तो ये था इसका 33वें का आंसर। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है 34वां प्रश्न। क्या ये अभिक्रिया संभव है, कारण सहित उत्तर लिखना है। तो देखो पहली जो अभिक्रिया है वो है Cu+ ZnSO4 या CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट और Zn। देखो यहां पर क्या किया, कॉपर ने क्या किया है, Zn को विस्थापित किया है। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है, आपने जो अभिक्रिया पढ़ी थी उसके अंदर अभिक्रियाशीलता का बढ़ता क्रम पढ़ा था, जो अपने ट्रिक पढ़ी थी, ठीक है। तो कॉपर क्या है, जिंक से नीचे आता है, पहले से ही कम अभिक्रियाशील है, और ये क्या है, अधिक है, तो इसको विस्थापित नहीं कर पाएगा, तो ये अभिक्रिया संभव नहीं है, ठीक है। क्योंकि जिंक होता है वो ज्यादा अभिक्रियाशील होता है कॉपर से, तो कॉपर तो जिंक को किसी हालत में नहीं विस्थापित नहीं कर पाएगा। तो क्या लिखेंगे इसका उत्तर, यहां पर आपको लिखना है, पहले तो ये लिखना है ये अभिक्रिया संभव ही नहीं है। अब इसका कारण लिखना है, क्योंकि जो कॉपर होता है वो जिंक से अधिक अभिक्रियाशील होता है, इसलिए कॉपर जिंक को विस्थापित नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो अपन इसको इस तरह से लिख देंगे। दूसरा जो आंसर है, फेरस की अभिक्रिया कॉपर सल्फेट से कराने पर फेरस सल्फेट और क्या बन रहा है, कॉपर साथ में। हाँ ये संभव है, क्यों, क्योंकि जो फेरस होता है वो कॉपर से ज्यादा अभिक्रियाशील होता है, तो कॉपर को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा। ये अधिक अभिक्रियाशील है और ये कम है। तो देखो यहाँ फेरस ने क्या किया, कॉपर को विस्थापित कर दिया और सल्फेट के साथ खुद आ गया। तो इसमें लिखेंगे हाँ यह अभिक्रिया संभव है, क्योंकि फेरस जो होता है, आयरन जो होता है वो कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील होता है, जो कॉपर को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा,
ठीक है, तो इस तरह से इसके आंसर लिखने हैं। अगला जो पर्सन है वो निम्न अभिक्रियाओं में ऑक्सीकरण अपचयन पहचानिए, यानी कौन सी अभिक्रिया में ऑक्सीकरण हो रहा है, कौन सी में अपचयन हो रहा है, या ऑक्सीकरण अपचयन दोनों ही हो रहे हैं। तो देखते हैं इसको एक एक अभिक्रिया को। सबसे पहले देखो, कार्बन की अभिक्रिया ऑक्सीजन से करवाने पर कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, तो अपन याद करेंगे सारे क्रम जो अपने ऑक्सीकरण अपचयन में पढ़े। तो देखो यहाँ पर कार्बन के साथ ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ पर जुड़ रही है, तो ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन का जुड़ना क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। तो पहला कौन सा हो गया, ऑक्सीकरण। दूसरा देखो, यहाँ MgCl2, Mg के साथ Cl2 जुड़ा है या Cl2 के साथ Mg, तो यहां पर आप बात करेंगे, चाहे तो आप लिख सकते हैं ऑक्सीकरण या फिर आप लिख सकते हैं अपचयन भी, लेकिन दोनों साथ साथ नहीं हो रहे हैं, ध्यान रखना। ऑक्सीकरण और अपचयन एक को लिखेंगे। अगर इसको प्लस मानते हैं तो प्लस यानी धनायन किसके साथ जुड़ा है, धनायन का जुड़ना, धनायन का जुड़ना अपचयन होता है, और धनायन का या ऋणायन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हो, ऑक्सीकरण या अपचयन दोनों में से एक लिख सकते हो। अगला जो है, यहां देखो जिंक के साथ ऑक्सीजन थी, यहां पर जिंक के साथ ऑक्सीजन नहीं है। जिंक ऑक्सीजन का निकलना, इसी में ऑक्सीजन यहां पर निकल रही है और इसमें ऑक्सीजन यहां पर जुड़ रही है, तो दोनों ही हो रहे, ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों ही हो रहा है। तो ये कौन सी अभिक्रिया है, इसको कहेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है, रेडॉक्स, क्योंकि ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों ही हो रहे हैं। अगला जो लास्ट देखो, अंतिम अभिक्रिया है, इसके अंदर क्या है, फेरस के साथ यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है, या फेरस के साथ एक भी ऑक्सीजन नहीं है, यहां से ऑक्सीजन निकल गई, ठीक है, लेकिन यहाँ कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन थी, यहाँ पर 2 हो गई, मतलब एक जुड़ गई, तो ये भी क्या है, रेडॉक्स अभिक्रिया है। क्यों, क्योंकि इसमें भी ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हो रहे हैं एक साथ, ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, तो ये थे आपकी अभिक्रियाओं के प्रकार, तो ये थे आपके सारे के सारे लघुत्तरात्मक प्रश्न। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इसके बाद देखते हैं आप जो निबंधात्मक प्रश्न है उसके बारे में। तो देखो, सबसे पहला निबंधात्मक प्रश्न है, रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है, वर्णन करो। तो अपने सबसे पहले पाठ के अंदर पढ़ा था रासायनिक अभिक्रिया लिखने के चरण, उसके बाद में रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार कौन कौन से लिखे थे। देखो, सबसे पहले संयुग्मन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, और उसके बाद में अपने पढ़ा था लास्ट में अपघटनीय अभिक्रिया। तो ये 4 प्रकार हैं जो आपको अच्छे से लिखा रखे हैं, उसको आपको लिखना है। चारों के बारे में उदाहरण सहित आपको परिभाषा लिखनी है और उसको समझानी है। अगला जो प्रश्न है 38वां, ऑक्सीकरण अपचयन से आप क्या समझते हैं, उदाहरण के साथ व्याख्या करो। तो आपने एक बहुत ही अच्छी सी सारणी बनाकर इसको बहुत ही डिटेल में समझा था, आपको वही सारणी बनानी है और प्रत्येक जो अंतर का आपने उदाहरण सहित वहां पर समझा रखा है। ठीक है, तो वहीं आपको उदाहरण सहित वहां पर समझाना है और अपने को भी उदाहरण, प्रत्येक जो अंतर का उदाहरण भी साथ में लिख रखा है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, उत्प्रेरक की विशेषताएं तथा उत्प्रेरक के प्रकारों के बारे में आप क्या जानते हैं। देखो, अपन ने तो पाठ समझ लिया, तो अपन सब कुछ जानने लगे इसके बारे में। अब इसमें कितना लिखना है वो देखना है। तो सबसे पहले तो अपन उत्प्रेरक क्या है उसकी परिभाषा लिखेंगे। उत्प्रेरक के प्रकार 2 प्रकार से, एक तो अवस्था के आधार पर और दूसरे क्रिया के आधार पर। अवस्था के आधार पर 2 प्रकार होते हैं और जो क्रिया है उसके आधार पर उत्प्रेरक के 4 प्रकार होते हैं। उन सबको आपको पूरी डिटेल में लिखना है। ठीक है, तो उनको उदाहरण सहित आपको, अगर सारे याद है, चैप्टर ही आपने पूरा याद कर लिया, तो ये तो लिखनी कोई बड़ी बात नहीं है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं 40वां, रासायनिक समीकरण लिखने के चरण और इसकी विशेषताएं। तो अपने 9 चरण चैप्टर के अंदर पढ़े थे रासायनिक समीकरण लिखने के, वो 9 के 9 आपको चरण लिखने हैं और साथ में ही आपने ये भी पढ़ा था, लिखा था, नोट्स के अंदर पढ़ा था कि रासायनिक समीकरण लिखने की विशेषताएं क्या है, वो भी अपने पढ़ी थी। तो वो दोनों ही चीजें लिखनी है, एक तो रासायनिक समीकरण लिखने के चरण जो 9 चरण हैं और उसकी विशेषताएं हैं 4-5, वो भी आपको लिखनी है। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है 41वां प्रश्न, निम्न में अंतर लिखो। देखो, इसमें से प्रश्न आपको कई बार पूछा हुआ है, तो देखो किस किस में अंतर लिखना है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया और अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, जो पाठ के अंदर पढ़ा था, ये क्या होती है, अभिकारक से उत्पाद में बदलते हैं, वापस उत्पाद अभिकारक में बदल जाते हैं, लेकिन ये एक ही दिशा में चलती है, इसमें ऐसा नहीं होता है, ये दोनों दिशाओं में चलती है, एक ही दिशा में। तो इस तरह से आप सारणी बनाकर उन्हीं के पॉइंट बनाकर लिख सकते हो। अगला देखो, उत्प्रेरक वर्धक और उत्प्रेरक विष क्या कार्य करते हैं। उत्प्रेरक वर्धक क्या करता है, उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ा देते हैं, जबकि उत्प्रेरक विष क्या करते हैं, उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को घटा देते हैं। अगला जो है समांगी और विषमांगी उत्प्रेरक। समांगी मतलब तीनों की भौतिक अवस्था समान होती है, विषमांगी में तीनों भौतिक अवस्था समान नहीं होती है। और अंतिम है ऑक्सीकरण और अपचयन, जो अपने टेबल में पहले ही समझा हुआ है, उसमें से 3-4 पॉइंट जितने भी पूछे आप लिख सकते हो।
तो ये थे आपके छठे पार्ट के सारे प्रश्न उत्तर। उम्मीद है बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ गए होंगे। चैप्टर भी आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया, तो क्वेश्चन आंसर तो आपको बहुत ही मामूली सी बात होगी। अब आपके लिए कोई भी प्रश्न पूछे आप इसको आसानी से कर सकते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।